टाइप ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया था पिछले लेक्चर में, है ना। आज हम लोग थोड़ा सा क्लास ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे और ग्रेड ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर के बारे में, है ना। क्योंकि सॉइल स्ट्रक्चर को 3 इसमें क्लासिफाई किया गया था ना, ग्रेड, क्लास और टाइप। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, टाइप ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर, है ना। टाइप में हमने पढ़ा था क्या होते हैं और कंपाउंड सॉइल स्ट्रक्चर क्या होते हैं ना, इसमें हमने अच्छे से पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे क्लास ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर। तो देखिए, किसी भी सॉइल को 5 क्लास ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर में बांटा जाता है। मतलब किसी भी सॉइल स्ट्रक्चर को 5 क्लास है। कौन कौन सी आपकी, वेरी फाइन, फाइन, मीडियम, कोर्स और वेरी कोर्स, है ना। तो आप इसे याद कर लीजिए कि कितने हैं, तो 5 होते हैं आपके क्लास ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर, है ना। जो मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा वो आपके टाइप ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर से ही आएगा, है ना। मतलब क्वेश्चन आते ही वहाँ से, बस ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक। और एक चीज़ होता है ग्रेड ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर। तो ग्रेड में कितनी क्लास हैं आपकी, 6, है ना। मतलब ग्रेड कितने, 6, वीक, मॉडरेट, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रक्चरलेस, सिंगल ग्रेन्ड और मैसिव। तो हमने इवन आपको बताया भी था कि सिंगल ग्रेन किसमें पाया जाएगा, हाँ, जो आपकी सैंडी सॉइल होंगी, है ना, उसमें कैसा होगा, सिंगल ग्रेन सॉइल स्ट्रक्चर होगा। और मैसिव सॉइल स्ट्रक्चर किसमें पाया जाता है आपका, पडल्ड सॉइल में, है ना। राइस की फील्ड में कैसा सॉइल स्ट्रक्चर होता है, तो पडल्ड होता है ना। अच्छा, स्ट्रक्चरलेस का मतलब क्या होता है, जब कोई भी स्ट्रक्चर आपको ना मिले, है ना। जब कोई भी स्ट्रक्चर ऑब्जर्व ना हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेड ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर। तो ये स्लाइड जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए है और आप लोग इसे याद रखिएगा। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आपके कहाँ से आते हैं, टाइप ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर से आते हैं कि कौन सा बेस्ट है, कौन सा कहाँ पाया जाता है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आते हैं जेनेसिस ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर। देखिए, कोई भी सॉइल बनती है तो एग्रीगेट बनेंगे, है ना। तो उसका जेनेसिस कैसे होता है, कैसे सॉइल स्ट्रक्चर बनता है, वो हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, है ना। जैसे पहले लिखा है फ्लक्चुएशन एंड एग्रीगेशन, है ना। तो आप लोग जानते होंगे फ्लक्चुएशन क्या होता है, कोई जानता है फ्लक्चुएशन क्या होता है, हाँ, चलिए कोई बात नहीं, बताता हूँ, ठीक है। द प्राइमरी पार्टिकल्स, अच्छा प्राइमरी पार्टिकल्स क्या होते हैं, सैंड, सिल्ट और क्ले। और उनका जब, अच्छा एग्रीगेट्स क्या होते हैं ना, सेकेंडरी पार्टिकल्स जब वो एक साथ आते हैं, ठीक है। तो द प्राइमरी पार्टिकल्स विथ हाई इलेक्ट्रोकाइनेटिक दैट इज जेटा पोटेंशियल रिपल ईच अदर। देखिए अभी जेटा पोटेंशियल टर्म आया है ना, तो आप बस इतना इन्फॉर्मेशन, जेटा पोटेंशियल मैं केमिस्ट्री पार्ट में अच्छे से बताऊंगा कि जेटा पोटेंशियल क्या होता है ना। मोनोवेलेंट डाईवेलेंट का उस पर इफेक्ट क्या होता है, ये मैं केमिस्ट्री पार्ट में बताऊंगा। बस अभी आप इतना इन्फॉर्मेशन रखिए अपने पास कि जो प्राइमरी पार्टिकल्स होते हैं उनका जेटा पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। और अगर उनका जेटा पोटेंशियल ज़्यादा होता है तो आपस में क्या करते हैं, रिपल करते हैं। रिपल का मतलब क्या हुआ कि क्लोज नहीं आते हैं, है ना। मतलब आपस में रिपल करते रहते हैं, क्लोज नहीं आते हैं। क्यों, क्योंकि उनका जेटा पोटेंशियल हाई होता है। बस इतना आप ही देखिए, बाकी मैं केमिस्ट्री में अच्छे से बताऊंगा कि जेटा पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। तो वही लिखा है कि द प्राइमरी पार्टिकल्स विद हाई इलेक्ट्रोकाइनेटिक दैट इज जेटा पोटेंशियल रिपल ईच अदर। तो अगर उनका, अब देखिए क्या है कि जेटा पोटेंशियल प्राइमरी पार्टिकल्स का ज़्यादा है सैंड सिल्ट क्ले का, अगर उनको पास लाना है तो उनका जेटा पोटेंशियल क्या करना होगा, कम करना होगा। देखिए जेटा पोटेंशियल से अभी आप मत घबराइए, वो मैं केमिस्ट्री में अच्छे से बताऊंगा, आप जेटा पोटेंशियल याद हो जाएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा क्या होता है। लेकिन अभी इतना समझिए कि जो प्राइमरी पार्टिकल्स हैं सैंड सिल्ट के लिए, उनका जेटा पोटेंशियल हाई है। अब जेटा पोटेंशियल हाई होने की वजह से वो आपस में क्या कर रहे हैं, रिपल कर रहे हैं, आपस में क्लोज नहीं आ रहे हैं। मान लीजिए कि आपके ऐसे समझाना तो ये सैंड पार्टिकल्स नहीं है, लेकिन मान लीजिए सैंड पार्टिकल है, तो ये आपस में इनका जेटा पोटेंशियल इतना हाई है कि आपस में ये रिपल कर रहे हैं, पास नहीं आ रहे हैं। अगर इनको पास में लाना, अच्छा जब तक पास आएंगे नहीं तब तक सॉइल स्ट्रक्चर बनेगा नहीं। तो पास आने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इनका जेटा पोटेंशियल को कम करना पड़ेगा, है ना। कंसेप्ट समझिए कि इनके जेटा पोटेंशियल को क्या करना होगा, कम करना होगा। अगर जेटा पोटेंशियल इनका कम हो जाएगा तो फिर क्या होंगे, ये पास आ जाएंगे, है ना। तो आगे देखिए, एडिशन ऑफ फ्लक्चुएटिंग एजेंट। तो जो आपके ये फ्लक्चुएटिंग एजेंट होते हैं, जैसे फ्लक्चुएशन बताया ना, तो जो फ्लक्चुएटिंग एजेंट होते हैं उनका काम क्या होता है, जेटा पोटेंशियल को कम करेंगे। जब जेटा पोटेंशियल आपका कम होगा तो फिर क्या होगा, आपके पार्टिकल्स क्लोज आ जाएंगे। तो देखिए
एडिशन ऑफ फ्लकुलेटिंग एजेंट्स लोअर जेटा पोटेंशियल। अब यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा कि फ्लकुलेटिंग एजेंट लोअर जेटा पोटेंशियल, इंक्रीज जेटा पोटेंशियल, है ना, कि कोई इफेक्ट नहीं है ना। तो जो फ्लकुलेटिंग एजेंट होंगे वो आपके जेटा पोटेंशियल को लोअर करेंगे, है ना। द पार्टिकल कोलाइड म्यूचुअली अट्रैक्ट ईच अदर एंड सेटल इन द फॉर्म ऑफ फ्लकुलेट। तो जब आपने वहां पे फ्लकुलेटिंग एजेंट डाला, जेटा पोटेंशियल कम हुआ, आपके सैंड सेल के लिए जो है वो क्या हुए, आपस में क्लोज आ गए। ठीक है, एक बात समझ में आई। एग्रीगेट फॉर्मेशन, अच्छा देखिए, एक होता है फ्लकुलेशन, एक होता है एग्रीगेशन। हो सकता है मतलब बहुत लोग इसका मतलब सेम समझते हैं, लेकिन इसका मतलब सेम नहीं होता है। ठीक है, फ्लकुलेशन एग्रीगेशन में डिफरेंस होता है ना। देखिए, एग्रीगेट फॉर्मेशन रिक्वायर सीमेंटेशन और बाइंडिंग टुगेदर ऑफ फ्लकुलेट पार्टिकल। अब मान लीजिए कि कोई पार्टिकल्स क्लोज आ गए हैं, जेटा पोटेंशियल उनका कम हो गया, सैंड सिल्ट के लिए आपस में क्लोज आ गए हैं, लेकिन वो क्लोज तब तक रहेंगे जब तक आपका फ्लकुलेटिंग एजेंट है ना। मान लीजिए जैसे ही फ्लकुलेटिंग एजेंट हटेगा वो फिर क्या होंगे, फिर आपस में दूर दूर हो जाएंगे, है ना, फिर रिपल करेंगे। तो इसीलिए क्या होता है कि उसमें कुछ सीमेंटिंग एजेंट भी होने चाहिए, तभी तो वो एक साथ क्लोज आएंगे। मान लीजिए सैंड सिल्ट के लिए आपके क्लोज आ गए हैं, आपने जेटा पोटेंशियल को कम किया, लेकिन क्या हुआ, फिर वो दूर चले जाएंगे। तो उन दूर ना जाएं इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसमें सीमेंटिंग एजेंट होना चाहिए जिससे कि वो एक साथ बाइंड कर ले, है ना। समझ रहे हैं आप लोग, नहीं समझ रहे हैं? नहीं समझ में आएगा तो आप लोग मुझे वहाँ रोकिएगा कि सर ये चीज़ नहीं समझ में आई, क्योंकि अगर नहीं समझ में आएगा तो दिक्कत होगी, है ना। चलिए, तो एग्रीगेट फॉर्मेशन रिक्वायर सीमेंटेशन और बाइंडिंग टुगेदर ऑफ फ्लक्सुएट पार्टिकल। तो उनके लिए बाइंडिंग एजेंट के चाहिए। अब वो बाइंडिंग एजेंट्स अभी बताएंगे कौन कौन से होते हैं, पॉलीसेक्राइड्स वगैरह होते हैं बहुत सारे। ठीक है, अच्छा, स्टेबल एग्रीगेट फॉर्मेशन और ग्रेनुलेशन, फ्लकुलेशन प्लस सीमेंटेशन। देखिए, तो एग्रीगेशन का मतलब क्या हुआ, एग्रीगेट कब बनेंगे, पहली चीज तो फ्लकुलेशन होना चाहिए, है ना, और दूसरी चीज सीमेंटेशन होना चाहिए। तो आपसे पूछेगा कि एग्रीगेट क्या होते हैं, फ्लकुलेशन प्लस सीमेंटेशन। क्यों, क्योंकि मैंने बताया फ्लैक्यूल्स, जब आप फ्लकुलेटिंग एजेंट डालेंगे तो उनका जेटा पोटेंशियल कम होगा प्राइमरी पार्टिकल्स का, तो वो क्लोज आएंगे, और वो क्लोज जब आ जाएंगे तो उनको बाइंड करने के लिए हम लोग क्या डालेंगे, सीमेंटिंग एजेंट डालेंगे। तो फिर क्या होंगे, वो आपस में बाइंड होंगे और स्टेबल एग्रीगेट्स बनाएंगे, है ना। चलिए, अच्छा, इफेक्ट ऑफ वेजिटेशन, सॉइल, फौना, है ना, एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये एमओ का मतलब है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी लिखने का मौका देंगे। तो अब आइए हम लोग जानते हैं कि इफेक्ट ऑफ वेजिटेशन क्या है, सॉइल, फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है। देखिए, रूट टेंड्स टू कंप्रेस द सॉइल पार्टिकल इनटू स्मॉलर एग्रीगेट एंड ब्रेक द लार्ज एग्रीगेट। देखिए, ऐसे समझिए, यहाँ पे मैं समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए कि ये कोई सॉइल है या कुछ भी है, ऐसे मान लीजिए, है ना, ये एक आप लोग सॉइल का पार्टिकल समझ लीजिए, या सॉइल का एक एग्रीगेट समझ लीजिए, पार्टिकल नहीं एग्रीगेट समझ लीजिए। अब मान लीजिए रूट, मतलब ये मान लीजिए कोई प्लांट है ना, ये डायग्राम तो मेरा अच्छा नहीं है, तो आप लोग समझ लीजिए कि ये कोई प्लांट है, ठीक है। अब इसकी रूट्स क्या होंगी, ऐसे आएंगी अंदर ना, तो जब इसकी रूट्स इस एग्रीगेट के अंदर आएंगी, मान लीजिए कोई एग्रीगेट, तो ये क्या होंगे, आपस में ब्रेक होंगे कि नहीं होंगे। तो मान लीजिए पहले ये इतना बड़ा पार्टिकल था, अब ये टूट के कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा ना। तो इस इफेक्ट को बोलते हैं प्राइंग इफेक्ट, है ना, इसे क्या बोलते हैं, प्राइम इफेक्ट। मतलब आप सोचिए कि जो सॉइल रूट्स हैं वो एग्रीगेट, मतलब सॉइल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में कैसे रोल प्ले करती है। मान लीजिए कोई इतना बड़ा एग्रीगेट्स है, तो उसमें मान लीजिए कोई बड़ी सी जड़ आएगी, अगर किसी मतलब प्लांट की कह लीजिए, क्रॉप की तो इतनी स्ट्रांग नहीं होती। मान लीजिए कोई प्लांट है जिसका रूट आएगी, जब उसमें पेनिट्रेट करेगी तो क्या होगा, ब्रेक होगा कि नहीं होगा, है ना। तो जो ये ब्रेक होता है इसी को प्राइम इफेक्ट कहते हैं। और ये क्या होंगे, जब बड़े बड़े मतलब जो बड़ा एग्रीगेट था वो क्या होगा, छोटे छोटे एग्रीगेट में ब्रेक हो जाएंगे, है ना। तो वही बात लिखी है यहाँ पे कि रूट्स टेंड्स टू कंप्रेस सॉइल पार्टिकल इनटू स्मॉलर एग्रीगेट एंड ब्रेक द लार्ज एग्रीगेट्स। तो ये क्या हो रहा है, लार्ज एग्रीगेट को ब्रेक कर रहा होगा। और आप लोगों ने ये एग्जाम्पल देखा भी होगा, मतलब जैसे मान लीजिए किसी ने देखा ये चीज़ कि जैसे रोड के किनारे क्या होता है, मान लीजिए बहुत बड़े बड़े जो पौधे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, उसको ब्रेक कर देते हैं आसपास की। इवन कभी कभी आपने देखा होगा कि मान लीजिए बहुत बड़ा सा कोई एग्रीगेट है, ठीक है, तो उसमें अगर कोई प्लांट ग्रो कर गया, कुछ कर गया, तो वो क्या कर देता है, वहाँ से ब्रेक कर देता है। तो इसे क्या बोलते हैं, कौन सा इफेक्ट,
प्राइंग इफेक्ट, हाँ एग्रीगेट, इतना दिन से तो मैं एग्रीगेट ही पढ़ा रहा हूँ। देखिए एग्रीगेट का देखिए, हाँ चलिए, एक होता है फ्लक्चुएशन, एक होता है एग्रीगेशन, है ना। एक होता है देखिए एग्रीगेट का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए आपके जो सैंड सिल्ट क्ले हैं, हाँ वो क्या हुआ, जब उसका जेटा पोटेंशियल कम हुआ तो वो आपस में क्लोज आए, सैंड सिल्ट क्ले पार्टिकल्स क्या हुए, क्लोज आए। फिर उस पर क्या हुआ, कोई सीमेंटिंग एजेंट उस पर आके बाइंड कर दे, मान लीजिए पॉलीसेक्राइड एग्जांपल आपको दूं तो जब पॉलीसेक्राइड उस पर करेंगे तो क्या करेगा, एग्रीगेट का फॉर्मेशन कर लेगा, समझे कि मतलब वो एक स्टेबल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। मान लीजिए सॉइल पार्टिकल्स, प्राइमरी पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, सैंड सिल्ट और क्ले। जब सैंड सिल्ट क्ले आपस में किसी सीमेंटिंग एजेंट के द्वारा बाइंड कर लिए जाएं, है ना, तो वो क्या हो जाएगा आपका एग्रीगेट। समझ गया नहीं समझ गया, अब आया समझ में। चलिए तो ये तो रहा वेजिटेशन का इफेक्ट। देखिए जैसे आपकी फंजाई है, एक्टिनोमाइसीट्स है, ये क्या करते हैं, मैकेनिकल बाइंडिंग ऑफ द एग्रीगेट माई माइसीलिया। देखिए आपने एक फंजाई में क्या पाई जाती है, माइसीलिया होती है ना, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ग्रेजुएशन में तो सभी ने पढ़ा होगा ना फंजाई वगैरह, या 12th में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो जो फंजाई होती है उसमें क्या होते हैं, माइसीलियम होते हैं। तो उनके मान लीजिए कि माइसीलियम क्या करते हैं, आपके बाइंडिंग एजेंट का काम करते हैं, हाँ वो भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या समझते हैं कि जो माइसीलिया होते हैं, मान लीजिए जो फंजाई की माइसीलिया होती है वो क्या करते हैं, बाइंडिंग का काम करते हैं। मान लीजिए कि कोई भी आपकी सॉयल है, यहाँ पे फंजाई है ना, मान लीजिए सॉयल पार्टिकल्स है, तो यहाँ पे जो फंजाई होंगे उनके माइसीलिया क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ फंजाई है तो इसके माइसीलिया क्या करेंगे, बाइंडिंग एजेंट का काम करेंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। बैक्टीरिया, गम्स एंड माइक्रोबियल पॉलीसेक्राइड्स, बहुत पूछा जाता है कि पॉलीसेक्राइड क्या है, एक पॉलीसेक्राइड क्या है, एक सीमेंटिंग एजेंट है ना। समझ में आ रहा है सभी लोगों को, अभी मैं पूछूंगा लास्ट में, अगर फिर नहीं बता पाए तो गड़बड़ है, ठीक है। द थ्रेड लाइक फंजाई दैट एसोसिएटेड विद प्लांट रूट, इसे क्या बोलते हैं, जो फंजाई और प्लांट रूट का एसोसिएशन होता है उसे क्या बोलते हैं, क्या चीज, उसे बोलते क्या है बताइए, रूट और फंजाई के एसोसिएशन को क्या बोलते हैं, ये तो 12th में पढ़ाया जाता है। हाँ माइकोराइजा बोलते हैं, आप लोग माइकोराइजा नहीं पढ़े हैं, फंजाई और एल्गी का थोड़ी होता है। रूट और फंजाई के एसोसिएशन को क्या बोलते हैं, माइकोराइजा बोलते हैं, ठीक है। तो द थ्रेड लाइक फंजाई दैट एसोसिएट विद प्लांट रूट प्रोड्यूस अ स्टिकी शुगर प्रोटीन, जिसे क्या बोलते हैं, ग्लोबन मेलिन, है ना। तो कौन सा वो करते हैं, ग्लोबोमेलिन, ठीक है। ये पूछा जाता है कि फंजाई कौन सा वो करती है सीक्रेट, तो याद रखिएगा आप लोग, है ना। और उसके एसोसिएशन को क्या बोलते हैं, माइकोराइजा बोलते हैं, विच इज थॉट टू बी एन इफेक्टिव सीमेंटिंग एजेंट। तो आपके सीमेंटिंग एजेंट कौन कौन से हो गए, एक ये हो गया, एक पॉलीसेक्राइड हो गया आपका, है ना। और प्राइंग इफेक्ट में कैसे आपने बताया, मैंने बताया कि कैसे वो ब्रेक करता है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आता है कटायन इफेक्ट। तो अच्छा ये बताइए कि बाइंड फ्लक्चुएशन का काम कौन करता है, कैल्शियम करता है कि सोडियम करता है, तो आपने देख लिया होगा, बताइए। अच्छा चलिए बढ़िया बात है, बताइए फ्लक्चुएशन का काम कौन करता है, कैल्शियम या सोडियम। अभी मैं दो ही पूछ रहा हूँ, बाकी आपको पढ़ाऊंगा, एक चीज़ होती है लाइटोट्रॉपिक सीरीज, उसमें जब मैं केमिस्ट्री में डील करूंगा आपके साथ तो वहाँ लाइटोट्रॉपिक सीरीज में बताऊंगा। लेकिन अभी क्या होगा, कैल्शियम करेगा कि सोडियम, फ्लक्चुएशन का काम ये पूछा जाता है आपकी परीक्षा में, डायरेक्ट पूछा जाता है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या करेंगे, फ्लक्चुएशन का काम करेंगे, और सोडियम क्या करेंगे, डिस्पर्जन का काम करेंगे, ठीक है। चलिए ये तो ठीक है, क्यों करेंगे कैल्शियम, ये पता है आपको। देखिए क्ले कैसे होते हैं, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, अभी इसी के बाद लिखने का मौका देंगे, ठीक है। बताइए क्ले पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। आप लोग रिस्पॉन्स करिए, से क्यों बैठे रहते हैं यार, पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं आप लोग, क्लास को इंटरेक्टिव बनाइए, ऐसे सुनिए मत खाली। कैसे होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं, पता तो है आप लोगों को। क्ले पार्टिकल्स कैसे होते हैं, उन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब देखिए कैल्शियम क्या है, मोनोवैलेंट है डाईवैलेंट है, कैल्शियम कैसा है, डाईवैलेंट है, इस पे कितने पॉजिटिव चार्ज हैं,
2 पॉजिटिव चार्ज है, और सोडियम क्या है, मोनोवैलेंट, उस पर कितना पॉजिटिव चार्ज है, 1 पॉजिटिव चार्ज है। अब मान लीजिए कि आपका क्ले पार्टिकल है ना, क्ले पार्टिकल पे मान लीजिए आपके कितने नेगेटिव चार्ज हैं, 10 यूनिट का, 10 कूलाम छोड़िए, आप लोग यूनिट समझिए कि क्ले पार्टिकल्स पे 10 नेगेटिव चार्ज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मान लीजिए ये क्ले पार्टिकल है ना, समझाने के लिए बनाया हूँ। इस पे कितना है समझ लो भैया, तब लिखना 10 यूनिट का चार्ज है, ऐसा समझिए 10 यूनिट का नेगेटिव चार्ज है ना। क्ले कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, तो इस पे 10 यूनिट का नेगेटिव चार्ज है। अब मान लीजिए सोडियम आएगा यहाँ पे, तो कितने सोडियम चाहिए तो ये चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाए, 10 सोडियम चाहिए होगा ना। सोडियम के कितने मॉलिक्यूल चाहिए होंगे, 10, क्योंकि सोडियम की वैलेंसी कितनी है, 1, तो ये 1 पॉजिटिव चार्ज 1 ही नेगेटिव को तो न्यूट्रलाइज कर पाएगा, तो फिर कितने सोडियम चाहिए होंगे, 10, मतलब टोटल 10 को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने चाहिए होंगे, 10 चाहिए होंगे। अब मान लीजिए यहीं पे कैल्शियम आएगा, तो कैल्शियम के कितने मॉलिक्यूल चाहिए होंगे, बहुत बढ़िया 5, क्योंकि ये एक इसका मॉलिक्यूल कितने उसको न्यूट्रलाइज करेगा, 2 नेगेटिव चार्ज को करेगा। तो होगा क्या, मान लीजिए कोई सॉयल है ना, अब इस पे क्या, इसके सरफेस पे 10 नेगेटिव चार्ज है ना, 10 नेगेटिव चार्ज, यही सेम नेगेटिव चार्ज आपके इस सॉयल पार्टिकल पे है, क्ले है मान लीजिए। तो अगर सोडियम इसके किनारे किनारे रहेगा तो उसकी ज्यादा मोटी लेयर बनेगी कि क्ले की कैल्शियम की ज्यादा मोटी लेयर बनेगी, कैल्शियम की नहीं सोडियम की बनेगी, क्योंकि सोडियम के 10 मॉलिक्यूल इस पे घिरे होंगे है ना। ऐसे यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल घिरे होंगे, 10 मॉलिक्यूल घिरे होंगे, और जबकि कैल्शियम के कितने होंगे, 5, तो 5 ज्यादा मोटी लेयर बनाएगा कि 10 ज्यादा मोटी लेयर बनाएगा। तो जब सोडियम इतनी मोटी लेयर बनाएगा तो इसी वजह से क्या होता है कि डिस्पर्जन हो जाता है, क्यों, क्योंकि ये क्ले पार्ट, अब देखिए ये एक पार्टिकल पे 10 यूनिट का चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था, दूसरा पार्टिकल क्या होगा, अब इसके बाद ही तो होगा, तो इसलिए क्या होगा, डिस्पर्जन हो जाएगा, ये पार्टिकल्स दूर दूर रहेंगे। जबकि कैल्शियम के साथ क्या होगा कि उसके 5 ही होते हैं ना। ये एक रीजन होता है कि कैल्शियम क्यों फ्लक्चुएटिंग का काम करता है और सोडियम क्यों डिस्पर्जन का काम करता है। आपकी परीक्षा में ये नहीं पूछा जाएगा क्यों क्या कैसे, लेकिन आपकी परीक्षा में डायरेक्ट आता है कि फ्लक्चुएशन का काम कौन करता है, तो कैल्शियम मैग्नीशियम, और डिस्पर्जन का काम कौन सा करता है, तो सोडियम है ना। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। एल्युमिनियम भी करता है, ये भी ध्यान रख, उसको फ्लक्चुएटिंग एजेंट बोलते हैं, डीफ्लक्चुएटिंग क्यों बोलेंगे, सोडियम को, हाँ सोडियम को क्या बोलते हैं, डीफ्लक्चुएटिंग एजेंट भी बोलते हैं है ना। तो आप लोग लिख लीजिए, यहीं से लिखना है ना, अच्छा ऊपर से लिखना था, चलिए हाँ लिखिए आप लोग, चलिए लिखिए फटाफट लिखिए आप लोग। आप लोगों का भी टेस्ट नहीं हुआ ना, नहीं जो मैंने पेपर बनाया था वो अभी नहीं हुआ ना, हाँ मैंने पेपर बनाया है जो पढ़ाया है, ठीक है, नहीं जो पढ़ाया हूँ एक सिंगल क्वेश्चन मैंने बाहर से नहीं रखा है, ठीक है, बस क्वेश्चन को क्या किया, थोड़ा सा घुमाया है, और किसी का गलत नहीं होना चाहिए। मैंने 20 क्वेश्चन दिए हैं सॉइल साइंस के, अगर किसी का 19 भी सही निकला तो समझ लेना 20 में 20 सही होना चाहिए, क्योंकि मैंने सिंगल क्वेश्चन बाहर से नहीं बनाया है बस, और इवन मैंने बहुत ज़्यादा उसमें ट्विस्ट भी नहीं किया है, बहुत सिंपल सिंपल पूछा है। कल आपका होना था, न्यू ईयर के चक्कर में नहीं हुआ आपका टेस्ट, है ना। हाँ हाँ, अब आई थिंक अगले संडे को ही होगा, ठीक है। मैंने आपकी कॉपी चेक होगी, मैं पूछा कि सॉइल साइंस में कितने गलत है, तो आप समझ लीजिए गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है, करेंगे आप लोग गलत।
पढ़िएगा आप, जितना मैंने नोट्स लिखाया है वही पढ़ लेंगे तो नहीं गलत होगा। और क्वेश्चंस ऐसे बनाए एकदम एग्जाम के पैटर्न पे आपका, है ना। आप लोग उसे पढ़िएगा लैंग्वेज को, कहीं एक क्वेश्चन बाहर नहीं, तो आप मत सोचिएगा सर ने बाहर से रखा होगा, आप उसकी एक बार नहीं समझ में आएगा दोबारा पढ़िएगा, ठीक है। हाँ यार इसीलिए तो लिखा हूँ, ये दोनों याद रखना नहीं, मैं बताने भी जा रहा था। ये आपका दोनों पूछ लिया जाता है कि मैसिव सॉइल स्ट्रक्चर किसमें होता है, तो पडल्ड सॉइल में होता है ना। राइस अपने यहाँ का वो है ना, इम्पोर्टेंट क्रॉप है ना, इसलिए। सैंड ड्यून्स लिखा है जो, अरे यार जो नदी वगैरह के किनारे नहीं देखते रेत वगैरह होते हैं, वही होते हैं। नदी के किनारे नहीं गए हो कभी? हाँ तो वही तो बता रहे हैं। ये जो दो तीन चीजें हैं ना जेनेसिस ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर से पूछा जाता है। एग्रीगेशन क्या होता है? फ्लकुलेशन प्लस सीमेंटेशन, है ना। नहीं आज का नहीं ऐड है, इससे पहले तक का ऐड है, टाइप ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर तक टेस्ट में आएगा, क्योंकि मैं बना चुका हूँ क्वेश्चन पेपर, अगर पता होता तो नहीं बनाता। मुझे लगा था होगा टेस्ट, क्योंकि आप सबने कहा था टेस्ट होगा, तो इसलिए मैंने वहाँ तक बनाया था। अब मैं फिर से दोबारा एडिट, अब ये वाला पार्ट नेक्स्ट नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल एक्सिस इसमें ज़्यादा कौन से सॉइल स्ट्रक्चर में ज़्यादा डेवलप होती है? लिखिए आप लोग, जल्दी लिखिए। जो माइक्रोराइजा होता है आपका, वो कौन से न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी बढ़ाता है? वैम का फुल फॉर्म? वैस्कुलर बंडल कहाँ होता है? वैम का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए? याद करो। ऑप्शन क्या है? वेसिकुलर, आर्बास्कुलर, माइक्रोराइजा। पूछा जाता है समय, ध्यान रखिए। और नहीं तो क्या, ये तो पता ही होना चाहिए आप, जिसका फुल फॉर्म ही नहीं पता वो कैसे याद होगा? लिख लिया आप लोगों ने? नो सर। इसको लिख लीजिएगा, इसे क्या बोलते हैं? प्राइंग इफेक्ट बोलते हैं। कौन सा इफेक्ट? प्राइंग इफेक्ट, ठीक है। कोलुमिनार सॉइल स्ट्रक्चर ऊपर से कैसा होता है? फ्लैट होता है, राउंड होता है उसका टॉप?
राउंड होता है। और प्रिज्मेटिक का फ्लैट होता है ना। क्रम्बी ज़्यादा पोरस होता है कि आपका स्फेरॉइडल में दो था ना, ग्रेनुलर और क्रम्बी, कौन सा ज़्यादा पोरस होता है? क्रम्बी। एक दो क्वेश्चन तो मैंने ऐसे ही आउट कर दिया, इसलिए आप लोग भूल जाइएगा मैंने क्या पूछा। सॉइल 2 डायमेंशनल है 3 डायमेंशनल? सॉइल कैसी है? 2 डायमेंशनल है 3 डायमेंशनल? और लैंड और आप बताइए क्या बताएं आप? सॉइल 3 डायमेंशनल है कि 2 डायमेंशनल है? सॉइल 2 डायमेंशनल है। और लैंड और कोई आंसर बताओ भाई आप लोग पीछे से। सॉइल कैसी है? 2 डायमेंशनल है 3 डायमेंशनल? सॉइल 3 डायमेंशनल है और लैंड 2 डायमेंशनल है। मैं आपसे कहूँ कि 1 किलो लैंड ले आओ, ले आओगे? मेरे कहने से गलत सही कैसे है ना? मैं आपसे बोलूँ 1 केजी सॉइल ले आओ तो आप जाके ले आओगे, है ना? तो सॉइल इज 3 डायमेंशनल और लैंड इज 2 डायमेंशनल। पेडोलॉजी में पढ़ाऊंगा, आप लोग जल्दी जल्दी लिखा करिए, फिर जल्दी जल्दी मैं सिलेबस कवर करूँगा। दिख रहा है भाई? चलिए आगे चलते हैं। कितना झूठा है? जल्दी लिखिए। चलिए भेज देंगे। भेज देंगे यार, भेज देंगे। लिखिए फटाफट लिखिए आप लोग। हाँ भाई, प्राइंग इफेक्ट का मतलब ये होता है कि जैसे आपकी ये सॉइल एग्रीगेट्स हैं ना, मान लीजिए ये सॉइल एग्रीगेट्स हैं, तो अब मान लीजिए जो जड़ें हैं, रूट्स हैं, वो क्या करेंगी? इसके अंदर पेनिट्रेट करेंगी। तो जब इसके अंदर जड़ें जाएंगी तो क्या होगा? ये ब्रेक होगा ना, तो ये कैसे में छूट दो छोटे छोटे में टूट जाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं? प्राइंग इफेक्ट बोलते हैं, है ना? देखो प्राइमरी पार्टिकल्स कौन से होते हैं? सैंड, सिल्ट और क्ले होते हैं। तो उनका जेटा पोटेंशियल क्या होता है? आप अभी इंफॉर्मेशन रखिए कि उनका जेटा पोटेंशियल हाई होता है। अब उनका यदि जेटा पोटेंशियल हाई है तो वो आपस में क्या करेंगे? रिपल करेंगे। रिपल मतलब क्या? रिपल का मतलब समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? हाँ, मतलब आपस में क्लोज नहीं आएंगे, दूर दूर भागेंगे, ठीक है? तो वो क्या होगा? रिपल करेंगे। जब वो रिपल करेंगे तो उनको पास लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसा चीज डालना पड़ेगा जिससे कि जेटा पोटेंशियल कम हो। तो फ्लक्चुएटिंग एजेंट जो होते हैं आपके, वो क्या होते हैं?
वो जेटा पोटेंशियल को कम करते हैं। तो अब मान लीजिए पार्टिकल्स क्या हुए, पास पास में आ गए। अब पार्टिकल पास पास में तो आ गए हैं, लेकिन वो हमेशा के लिए बना रहे तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ सीमेंटिंग एजेंट डालना पड़ेगा। जब आप सीमेंटिंग एजेंट डाल देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, वो एग्रीगेट बन जाएगा, मतलब वो परमानेंट हो जाएगा आपका, है ना। समझ गए एग्रीगेट क्या होता है, नहीं समझे? चलिए बढ़िया है। कितना बचा है अभी? आज तो बहुत टाइम लगा, इतना तो मुझे स्लाइड बनाने में टाइम नहीं लगता, इससे जल्दी तो मैं स्लाइड बना देता हूँ। चलिए ठीक है, अगली बार से आपकी बात का ध्यान रखा जाएगा। आगे बढ़ाएं। जेटा पोटेंशियल, अभी अब केमिस्ट्री पार्ट में मुझे अच्छे से बताऊंगा कि जेटा पोटेंशियल क्या होता है। एक्चुअली ये क्या होता है, दो लेयर के डिफरेंस होता है ना। एक ईस्टर्न लेयर होती है, अभी नहीं कॉन्सेप्ट इधर उधर चला जाएगा, है ना। ये क्या होता है, दो लेयर के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, बस इतना ध्यान रखिए, ठीक है। उसे जेटा पोटेंशियल बोलते हैं। अभी मैं बताऊंगा। अब आता है मैनेजमेंट सॉइल स्ट्रक्चर, है ना। तो अगर ज़्यादा टिलेज करेंगे तो क्या होगा, सॉइल स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होगा। इसीलिए क्या होता है, रेस्ट्रिक्टेड टिलेज करना चाहिए, जिससे क्या होगा, आपका सॉइल स्ट्रक्चर बना रहेगा, है ना। सॉइल सरफेस केप्ट कवर्ड, सॉइल सरफेस पे कैसा होना चाहिए, आप मल्चिंग करे रहिए, या सॉइल सरफेस कैसा होना, कवर होना चाहिए। अगर सॉइल सरफेस आपका कवर नहीं रहेगा तो मान लीजिए जब रेनफॉल होती है तो उसमें क्या होगा, रेनफॉल में बीटिंग एक्शन होगा, जब उसके ड्रॉप्स गिरे होंगे। आपने देखा भी होगा प्रैक्टिकली कि जब बारिश होती है और तेज इंटेंसिटी से, मतलब हाई इंटेंसिटी से बारिश होती है, तो क्या होते हैं, सॉइल पार्टिकल्स क्या होते हैं, डिस्पर्स होते हैं ना। तो अगर सॉइल सरफेस के ऊपर कोई चीज़ की कवर रहेगी तो उससे क्या होगा, डिस्पर्जन नहीं होगा, क्योंकि आपकी वाटर के मॉलिक्यूल का और सॉइल का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए क्या होना चाहिए कि सॉइल सरफेस शुड बी कवर्ड, जिससे क्या होगा, आपका सॉइल स्ट्रक्चर बना रहेगा, है ना। और बना, अब ये जब होगा, बीटिंग एक्शन होगा, तो इससे क्या होगा, इरोजन होगा, है ना। अब इरोजन पार्ट में और अच्छे से बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या होता है, लेकिन सॉइल सरफेस केप्ट कवर्ड, केप्ट का मतलब कवर्ड रखना, है ना। केप्ट का मतलब क्या होता है, रखना, ऐसा समझ लो हिंदी में, है ना। अब समझ गए कि सॉइल सरफेस केप्ट कवर्ड, मतलब सॉइल सरफेस कैसी होनी चाहिए, कवर होनी चाहिए। कवर का मतलब क्या हुआ कि ऐसा थोड़ी पन्नी लगा दोगे। मल्चिंग, जैसे आप कोई लेग्यूम क्रॉप है तो लेग्यूम क्रॉप पे क्या होता है, उसका सरफेस कवर कर लेता है ना। कभी आपने उसका खेत देखा है, क्या कहते हैं, उड़द बीन का देखा है। तो उड़द बीन के खेत में क्या होता है, सॉइल सरफेस पूरी कवर रहती है। अब वहीं आप मेज का खेत देखिए तो कहाँ रहती है कवर, कवर नहीं रहती है ना। तो सॉइल सरफेस शुड बी कवर्ड का मतलब क्या है कि ऐसी क्रॉप हो जिसपे आप कवर्ड हो, ठीक है। हाँ, किसका मतलब, रिस्ट्रिक्टेड टिलेज का मतलब ये होता है, रिस्ट्रिक्टेड का मतलब कम से कम टिलेज, है ना। रिस्ट्रिक्टेड टिलेज का मतलब कम टिलेज, हैवी टिलेज नहीं। हैवी का मतलब क्या हुआ कि ज़्यादा नहीं। जैसे टिलेज वाले पार्ट, अब ये एग्रोनॉमी में जब टिलेज पढ़ाऊंगा मैं, या आपको टिलेज पढ़ाया जाएगा, तो उसमें पढ़ाया जाता है कि रिस्ट्रिक्टेड टिलेज क्या होते हैं, रिस्ट्रिक्टेड टिलेज के अंदर फिर स्ट्रिप टिलेज क्या होता है ना, मिनिमम टिलेज क्या होता है, जीरो टिलेज, बहुत सारा टिलेज का टाइप है। बस अभी यहाँ रिस्ट्रिक्टेड का मतलब ये मोटा मोटी समझिए कि जैसे मान लीजिए ये आपका पूरा 1 हेक्टेयर का फील्ड है, तो रिस्ट्रिक्टेड का मतलब कि जहां जरूरत है सिर्फ उसी पार्ट पे टिलेज करो, है ना। एक रो जोन टिलेज होता है, ऐसा ही कुछ समझिए। तो जहां पे जरूरत है सिर्फ वहीं पे टिलेज करिए, बाकी चीजों को छोड़ दीजिए, तो वो क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड टिलेज। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब किसी चीज को कम करना, है ना। इनकॉर्पोरेशन ऑफ क्रॉप रेजिड्यू एंड एनिमल मैन्योर्स, तो एनिमल मैन्योर्स हो गया, आपके क्रॉप रेजिड्यू होंगे, ये क्या होंगे, एक चीज तो सॉइल सरफेस को कवर रखेंगे, है ना, और सॉइल स्ट्रक्चर को डैमेज होने से बचाएंगे। फिर आता है एप्लीकेशन ऑफ फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। बहुत बार पूछा गया है कि कौन सा न्यूट्रिएंट, कौन सा फर्टिलाइजर आपके सॉइल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करता है, तो कौन सा, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, ठीक है। ये तो अपने पास इंफॉर्मेशन रखिए ही कि जो आपका फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर होता है या फॉस्फोरस होता है, वो सॉइल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करता है। कैसे करता है वो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, है ना, क्योंकि आपको थोड़े से रीजंस भी जानने चाहिए। फैक्ट्स तो कोई भी बता देगा, है ना। तो देखिए होता क्या है, मान लीजिए आपकी, क्या कह रहे हो भाई,
इनकॉर्पोरेशन ऑफ क्रॉप रेजिड्यू का मतलब ये हुआ, इनकॉर्पोरेशन का मतलब डालना, आपने रेजिड्यू लाके खेत में डाली। अब देखिए दो चीज होती है, आपने ग्रीन मैन्योरिंग पढ़ा है, देखो हाँ, तो ग्रीन मैन्योरिंग आपकी दो टाइप की होती है, इन सीटू ग्रीन मैन्योरिंग होती है, एक एक्स सीटू ग्रीन मैन्योरिंग होती है। तो इन सीटू ग्रीन मैन्योरिंग तो गांव में सभी ने देखा होगा, जैसे ढैंचा आपने देखा, कभी अपने खेत में ढैंचा लगाया होगा, देखा है ढैंचा, देखा नहीं देखा है? यदि नहीं देखा है तो फिर एग्रीकल्चर पढ़ना बेकार है आप लोगों का, है ना? कोई बात नहीं, जिसने नहीं देखा बहुत अच्छा, ठीक है। तो ढैंचा आपने देखा होगा, तो हम लोग क्या करते हैं कि खेत में क्या करते हैं, ढैंचा बो देते हैं, फिर क्या करते हैं उसको ट्रैक्टर से क्या करते हैं, है ना, हैरो से क्या करते हैं, उसकी वहीं पे उसका वो कर देते हैं ना, इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो उसी को इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं। जो उस ट्रैक्टर से आपने ढैंचा को काट के उसी फील्ड में डाला, उसको क्या बोलते हैं, इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं उसी को। तो ये होता है एक्चुअली इन सीटू कॉर्पोरेशन। अब एक होता है एक्स सीटू, आई फॉर इन, है ना, इन मतलब अंदर, यार एक्स मतलब बाहर, एक्स सीटू, है ना। तो एक्स सीटू का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए बहुत सारी लेग्यूम की पत्ती होती हैं, जैसे आपका पोंगेमिया पिन्नाटा हो गया, अब ये सब एग्रोनॉमी में बताऊंगा, अभी इधर से फिर उधर चले जाएंगे हम लोग, है ना। तो उसमें क्या होता है, लेग्यूम्स की जो लीव्स होती हैं उसको भी हम लोग बाहर से लाके डालते हैं। तो मान लीजिए ढैंचा को तो उसी खेत में आपने जुताई कर दी, है ना, तो वहीं पे इनकॉर्पोरेट हो गया, तो वो दैट इज कॉल्ड इन सीटू ग्रेन मैन्योरिंग। एक्स सीटू में क्या होगा कि बाहर से हम लोग पत्ती लाके डालेंगे, तो जब बाहर से लाके डाल रहे हैं, अपने उस फील्ड में नहीं ग्रो कर रहे हैं, तो वो क्या हुआ, एक्स सीटू। तो जो वो इनकॉर्पोरेशन का मतलब समझ गए, मेरा मतलब यहाँ था इनकॉर्पोरेशन बताना। तो जो वो ढैंचा को हम लोग उसी में जुताई कर देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। ठीक है, अच्छी बात है। यदि कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो उसको ना समझने से अच्छा ये है कि पूछ लो, है ना। हाँ, इन सीटू एक्स सीटू का मतलब सब जगह अप्लाई होगा, इन सीटू एक्स सीटू का हर जगह मतलब वही होगा, लेकिन हाँ, अब वो देखिए वो पूछ रहे इन वीवो इन विट्रो, वो इन, हाँ वो होता यही है, लेकिन वो इन वीवो इन विट्रो हम लोग लैब के कंडीशन में यूज करते हैं ना, फील्ड की कंडीशन में इन वीवो इन विट्रो नहीं होता है। देखिए मतलब वही होता है, लेकिन चीजें बदल जाती हैं, टर्मिनोलॉजी बदल जाती है ना, इसीलिए क्या होता है कि टर्मिनोलॉजी पे पावर होनी चाहिए, कि कमांड होनी चाहिए। यदि कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग पूछिए उसी टाइम, ठीक है। तो इन वीवो इन विट्रो इसमें नहीं, लैब की कंडीशन में यूज होती है। जब हॉर्टिकल्चर में आपको टिश्यू कल्चर पढ़ाया जाएगा, है ना, मैम पढ़ा रही है ना, तो जब मैम आपको टिश्यू कल्चर पढ़ाएंगी, टिश्यू कल्चर लेवल पे जब प्रोपोगेशन पढ़ाएंगी, जो मतलब लैब में होता है, तो वहाँ बताया जाएगा कि व्हाट इज इन वीवो एंड व्हाट इज इन विट्रो, और बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ाया जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस में किस चीज़ की बात करते हैं, इन सीटू और एक्स सीटू, और पर्टिकुलरली किसमें, ग्रीन मैन्योरिंग में, ठीक है। तो अभी मैं क्या बता रहा था कि जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर है, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर कौन से हैं, ये फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर का नाम बताइए फॉस्फेटिक। और यूरिया कौन बोल रहा है यार, एसएसपी सिंगल सुपर फॉस्फेट, डीएपी, डीएपी का फुल फॉर्म डाई अमोनियम फॉस्फेट। कितना फॉस्फोरस होता है डीएपी में, 46%, और एसएसपी में, है ना। तो याद होना चाहिए सब, तुरंत आंसर करा करिए कि जब फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर डालते हैं तो सॉइल स्ट्रक्चर इंप्रूव होता है। अब कैसे इंप्रूव होगा थोड़ा सा जान लीजिए, हालांकि ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन तब भी आपको लॉजिक पता होना चाहिए। मान लीजिए कोई सॉइल एसिडिक है, तो एसिडिक सॉइल में किस तत्व की अधिकता होती है, एसिडिक सॉइल एल्युमिनियम, है ना, और हाइड्रोजन, ये इसकी क्या होती है, एसिडिक सॉइल में अधिकता होती है। जब मैं आपको न्यूट्रिएंट्स पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कौन से पीएच पे कौन सा न्यूट्रिएंट अवेलेबल होता है, क्यों अवेलेबल होता है ना। तो अब मान लीजिए क्या हुआ, आपकी सॉइल एसिडिक है, तो एसिडिक सॉइल में क्या पाया जाएगा, एल्युमिनियम पाया जाएगा। तो जब आप फास्फोरस को डालेंगे सॉइल में तो क्या होगा, एल्युमिनियम फॉस्फेट का कॉम्प्लेक्स बना लेगा। तो जो एल्युमिनियम फॉस्फेट होता है वो क्या करता है, बाइंडिंग एजेंट का काम करता है, तो ऐसे इंप्रूव करेगा। मान लीजिए सॉइल आपकी एसिडिक ना होके एल्कलाइन है, तो अब एज ए फॉस्फोरस आपने फॉस्फोरिक एसिड के सोर्स में डाला, तो क्या होगा, उसका पीएच कम होगा, पीएच कम होगा, फिर एल्युमिनियम की वहाँ पे प्रेजेंस होगी। जब एल्युमिनियम की प्रेजेंस होगी फिर फॉस्फेट कंबाइन करेगा और एल्युमिनियम फॉस्फेट बनाएगा। तो एल्युमिनियम फॉस्फेट क्या होता है, आपका बाइंडिंग एजेंट का काम करता है ना। तो आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर क्या करता है, आपका सॉइल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करता है ना। अब आप लोग एक लाइन लिख लीजिए, ये मतलब ये
4 पॉइंट जल्दी से लिखिए, इसमें समय नहीं लगना चाहिए। टिलेज किस भाषा का शब्द है? अभी हम लोग बताइए अब लोग। हाँ, टिलेज किस लैंग्वेज का वर्ड है? बताइए। आपने तो भी पिछली क्लास में मैंने बताया था। ठीक, बताइए टिलेज किस भाषा का शब्द है? एंग्लो सेक्शन भाषा का शब्द है। वो किसी लैटिन ग्रीक नहीं है ना, एंग्लो। ठीक है, लिखिए आप लोग, फटाफट लिखिए। डीएपी में नाइट्रोजन कितना होती है? न्यूमेरिकल आप लोग लगा लेते नहीं लगा लेते? हाँ? लगा न्यूमेरिकल लगा लेते हो? जैसे कि एक फार्मर है अपने अगर फील्ड में 120 केजी नाइट्रोजन अप्लाई करना चाह रहा है, 60 केजी फॉस्फोरस अप्लाई करना चाह रहा है ना, और 60 केजी आपका पोटेशियम अप्लाई करना चाह रहा है, और उसके पास सोर्स है डीएपी यूरिया और म्यूरेट ऑफ पोटास, तो कितना कितना किसका अमाउंट लगेगा लगा लेते हैं आप लोग? कितने लोग लगा लेते हैं बताइए? थोड़ा बहुत कैसे होगा, न्यूमेरिकल पूरा लगेगा या तो नहीं लगेगा। अच्छा, कितने? एक और दो लोग मात्र, बाकी लोग क्यों नहीं लगा पा रहे हो? कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा, ठीक है? कन्वर्जन क्या? न्यूट्रिएंट कन्वर्जन, पी से P2O5 ये बोल रहे हो? हाँ, वो मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है? न्यूमेरिकल लगाना आना चाहिए यार, न्यूमेरिकल कभी आ जाता है अभी, मतलब ऐसे शॉर्ट में टेस्ट में आया था। तो चलिए मैं बता दूंगा किसी दिन, जब क्लासें ऑफलाइन होंगी या कुछ भी होगा तो मैं बता दूंगा। लिख लिया आप लोगों ने? 4 लाइनें थी, उसमें भी क्या लिखना था लिख लिए। अब आता है डायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉयल की डायनेमिक प्रॉपर्टी क्या होती है? तो द बिहेवियर ऑफ सॉयल टू एन अप्लाइड स्ट्रेस। अब मान लीजिए क्या है, सॉयल है कोई, है ना, तो यदि सॉयल है और सॉयल पे आप लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो सॉयल में कुछ चेंज आएगा नहीं आएगा? तो जब आप स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं सॉयल में तो उसमें क्या चेंज आ रहा है, यही क्या होती है? डायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉयल होती है ना, कि द बिहेवियर ऑफ सॉयल टू एन अप्लाइड स्ट्रेस। अब मान लीजिए कोई सूखी सॉयल है तो वो किसी और तरीके से बिहेव करेगी, है ना? कोई आपकी सैचुरेटेड सॉयल है ना, तो वो किस तरीके से बिहेव करेगी? किसी और तरीके से बिहेव करेगी। तो जो सॉयल का बिहेव होता है किसी अप्लाइड स्ट्रेस पे, उसे क्या बोलते हैं? डायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉयल, है ना? तो सबसे अच्छा, गवर्न्ड बाय 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज, वन इन एडहेजन अनदर इज कोहेजन। अब भैया आप बताइए, पीछे से एडहेजन क्या होता है और कोहेजन क्या होता है? बताइए, पता है आपको? आप एडहेजन कोहेजन पता है? हाँ, गुड। तो लाइक मॉलिक्यूल क्या होंगे? कोहेजन होंगे, और अनलाइक मॉलिक्यूल क्या होंगे? एडहेजन होंगे। और सिंपल भाषा में बताऊं तो यदि वाटर वाटर के मॉलिक्यूल आपस में साथ आ रहे हैं, वाटर वाटर की ड्रॉप आपस में साथ आ रही है, तो दैट इज कोहेजन। और अगर वाटर और सॉयल एक साथ आ रहा है तो एडहेजन, है ना? तो और मतलब लिखने के लिए क्या होगा, ये लाइक मॉलिक्यूल होंगे, है ना, मतलब एक साथ वाले, है ना? ठीक है। और एडहेजन क्या होगा? अनलाइक मॉलिक्यूल होंगे। मतलब कोहेजन का एग्जांपल क्या होगा? वाटर, वाटर प्लस वाटर, या अच्छा ये कोहेजन होगा कि नहीं होगा? सॉयल प्लस सॉयल, कि ये एडहेजन हो जाएगा? कोहेजन ही होगा ना? हाँ, बस यही मैं जानना चाह रहा हूँ। तो वाटर प्लस वाटर क्या होगा? कोहेजन। सॉयल प्लस सॉयल क्या होंगे?
तो ये कैसे मॉलिक्यूल है? लाइक मॉलिक्यूल है ना, सॉयल सॉयल वाटर वाटर, है ना। अच्छा, अडहेजन क्या होगा आपका? वाटर प्लस, तो ये क्या होगा? तो जो आपकी डायनेमिक प्रॉपर्टी सॉइल की होती है वो किन दो प्रॉपर्टीज पे, फिजिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती है आपकी? एक एडहेजन, दूसरे कोहेजन। मैंने बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ाई थी ना उस टाइम पे पहले क्लासों में। तो जो आपका डायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल होगा वो कितने बातों पे डिपेंड करेगा? एक एडहेजन पे करेगा, एक कोहेजन। समझ लीजिए तब लिखिए, नहीं तो मतलब नहीं रह जाएगा फिर। समझ लीजिए आप लोग, मैं लिखने का मौका इसीलिए देता हूँ, पहले आप लोग समझ लीजिए, तब याद लंबे टाइम के लिए होगा। लिखिए मत, पहले पहले समझिए, ठीक है। अब पहली हम लोग डायनेमिक प्रॉपर्टी लेते हैं सॉयल कंसिस्टेंसी। तो एक बार मैं पढ़ता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ। हाँ वही तो समझाने चल रहा हूँ। द मैनिफेस्टेशन ऑफ फिजिकल फोर्सेस ऑफ कोहेजन एंड एडहेजन एक्टिंग विद इन द सॉयल एट ए वेरियस मॉइस्चर कंटेंट। देखिए सॉइल कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी की हिंदी पूछ रहे हो? देखो सॉइल कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है, देखो पूरा टर्म का मतलब समझो। सॉइल कंसिस्टेंसी, सॉइल कंसिस्टेंसी का मतलब ये हुआ कि सॉइल क्या होती है? थोड़े बहुत मॉइस्चर होते हैं, है ना। मतलब किसी में 20% मॉइस्चर है, किसी में 40% मॉइस्चर है। और सिंपल भाषा में बात करूँ तो यदि 100 ग्राम सॉइल है तो किसी सॉइल में मान लीजिए 10 ग्राम पानी है, किसी सॉइल में 20 ग्राम पानी है, किसी में 30 ग्राम पानी है। तो वो जो 10 ग्राम 20 ग्राम 30 ग्राम अलग अलग तीनों सॉइल है ना। मान लीजिए कि ऐसे समझ लीजिए, है तो नहीं है यहाँ, कुछ है भी नहीं ऐसा समझाने के लिए। जो है रिसोर्स हैं उसी से। प्रैक्टिकल आप पहले CSM में एडमिशन लीजिए, फिर वहाँ मैं कराऊंगा। आप वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यहाँ पे उतना इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है ना, ठीक है। तो मान लीजिए ये इसमें ऐसा समझ लीजिए, है ना। ये बच्चा जो देखेगा बाद में वो भी कहेगा सर ने कैसा एग्जाम्पल बताया है, ठीक है। तो इसमें मान लीजिए 20% मॉइस्चर है, इसमें 40% मॉइस्चर, इसमें 60% मॉइस्चर है। तीन ये डिफरेंट सॉइल है, ऐसा समझिए, है नहीं, ठीक है। तो अब आप इस पे स्ट्रेस अप्लाई करेंगे या इसको प्रेस करेंगे तो ये किसी और तरीके से बिहेव करेगी ना। मान लीजिए इसमें पानी ज़्यादा है तो क्या होगा? सॉइल तुरंत फैल जाएगी। इसमें मान लीजिए 20% मॉइस्चर है तो ये क्या होगा? थोड़ी सी कॉम्पैक्ट होगी। इसमें मॉइस्चर है ही नहीं तो ये कैसा होगा? पाउडर जैसा ही हो जाएगा, एकदम इधर उधर हो जाएगा ना। तो यही सॉइल कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि जब सॉइल के अंदर अलग अलग कंटेंट में मॉइस्चर हो, अलग अलग अमाउंट में मॉइस्चर हो, और उस पर आप फोर्स अप्लाई करें, स्ट्रेस अप्लाई करें, तो वो सॉइल कैसी बिहेव करती है, कैसे चेंज करती है अपने आप में, तो वो क्या होता है आपका? सॉइल कंसिस्टेंसी। ठीक है, अब समझ गए भैया कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है। तो वही लिखा है, द मैनिफेस्टेशन ऑफ फिजिकल फोर्सेस। अब फोर्सेस कैसी होंगी? फिजिकल होंगी, है ना, जब आप अप्लाई करेंगे, है ना, फोर्स को, ठीक है। तो द मैनिफेस्टेशन ऑफ फिजिकल फोर्सेस ऑफ कोहेजन एंड एडहेजन एक्टिंग विद इन द सॉइल एट मॉइस्चर कंटेंट। अब मान लीजिए कि आपके सॉइल के अंदर पानी है तो क्या होगा? एडहेजन होगा, क्योंकि वो सॉइल पार्टिकल के बीच बीच में क्या है? पानी है। यदि पानी नहीं है तो आप जब स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? वो कोहेजन ही तो रहेगा, क्योंकि पानी है ही नहीं। तो सैंड और सिल्ट क्ले आपस में ही मतलब उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसमें आपस में इधर उधर होंगे, तो वो क्या होंगे? कोहेजन होंगे। तो वही बात लिखी है, द मैनिफेस्टेशन ऑफ फिजिकल फोर्सेस ऑफ कोहेजन एंड एडहेजन एक्टिंग विद इन द सॉइल एट वेरियस मॉइस्चर कंटेंट्स। ठीक है, अब समझ में आया कि सॉइल कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? सभी को समझ में आया? कोई ऐसा है जिसे नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा से रिपीट करूँगा। आज मैं पूछूंगा क्लास के बाद, ये बात ध्यान रखिएगा, और मैं रेंडमली पूछूंगा। ऐसा नहीं कि पूछ लिया, एक ने आंसर कर दिया, सबका हो गया। इंडिविजुअली पूछूंगा, अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो अभी पूछ लो। जो भी चीज़ नहीं समझ में आ रही मैं दोबारा से रिपीट करूंगा, ठीक है। तो ये तो हो गई सॉइल कंसिस्टेंसी। आप लोग क्या लिखती रहती हैं? पहले समझ लीजिए तब लिखिए, नहीं तो नहीं समझ में आएगा दोबारा। फॉर्म्स देखिए, कंसिस्टेंसी कितने टाइप की होती है? 4 टाइप की होती है ना। वेट टू ड्राई की तरफ यदि हम मॉइस्चर ना मतलब पहले पानी ज़्यादा है फिर पानी कम करते जाएंगे तो इस अकॉर्डिंग कितनी टाइप की कंसिस्टेंसी होती है? 4 टाइप की। इस कंसिस्टेंसी इसी एक स्लाइड से आपको एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसलिए ध्यान से सुनिए। तो कितने टाइप की कंसिस्टेंसी होती है? 4। पहली होती है हार्ड एंड हार्श कंसिस्टेंसी, दूसरी होती है फ्राइबल कंसिस्टेंसी, तीसरी होती है प्लास्टिक कंसिस्टेंसी, और चौथी होती है स्टिकी कंसिस्टेंसी, है ना। सबसे पहले
समझिए कि हार्ड एंड हार्श कंसिस्टेंसी क्या होती है। हार्ड एंड हार्श का मतलब एट लो सॉइल मॉइस्चर कंटेंट्स द सॉइल रिमेन्स वेरी हार्ड एंड कोहेरेंट। तो हार्ड एंड हार्श कंसिस्टेंसी का मतलब क्या हुआ कि सॉइल में एकदम से पानी नहीं है, तो अब उस पे जैसा बिहेव करेगी उसे क्या बोलेंगे, हार्ड एंड हार्श कंसिस्टेंसी, है ना। तो वही लिखा है कि एट लो मॉइस्चर कंटेंट द सॉइल रिमेन्स वेरी हार्ड। यदि उसमें पानी नहीं है ना, मॉइस्चर नहीं है, पानी नहीं है, और आप स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो कैसा होगा, हार्ड एंड हार्श बिहेव करेगी ना। समझाने के लिए बता रहा हूँ आप लोगों को। तो वो क्या होगा, हार्ड एंड हार्श कंसिस्टेंसी होगा। अभी इसका भी मतलब बताऊंगा, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से आते हैं। दूसरा होता है आपका फ्राइबल कंसिस्टेंसी। तो अब फ्राइबल कंसिस्टेंसी का मतलब क्या हुआ कि आपने थोड़ा सा मॉइस्चर को ऐड किया या बढ़ाया, है ना। तो वही बात लिखिए कि मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीजेस, वाटर इज एडजॉर्ब्ड एंड डिक्रीजेस द कोहेरेंस ऑफ सॉइल पार्टिकल। तो हार्ड एंड हार्ड कंसिस्टेंसी में क्या था कि सॉइल पार्टिकल्स आपस में पास पास में थे, क्योंकि क्या था, उनमें वाटर मॉलिक्यूल नहीं था, और बिना वाटर मॉलिक्यूल के क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा नहीं। अब थोड़ा सा मॉइस्चर बढ़ाया तो उनका कोहेरेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा, है ना। फ्राइबल कंसिस्टेंसी में क्या होगा, आपने थोड़ा सा मॉइस्चर बढ़ाया तो जो वो पास पास थे वो थोड़ा सा दूर दूर होंगे, क्योंकि बीच में वाटर मॉलिक्यूल आ जाएगा। मान लीजिए दो सॉइल पार्टिकल हैं, पहले एकदम ये एकदम हार्ड एंड हार्श कंसिस्टेंसी पे थे, थोड़ा सा आपने मॉइस्चर को ऐड किया तो क्या होगा, मान लीजिए यहाँ वाटर की लेयर आ जाएगी, तो थोड़ा सा कोहेरेंस क्या हुआ इनका, डिक्रीज, मतलब हाँ कोहेरेंस डिक्रीज हुआ, ओ सॉरी कोहेरेंस डिक्रीज होगा, और पार्टिकल्स क्या होंगे, हल्का हल्का दूर दूर हो जाएंगे। जो पास पास थे पास पास नहीं है ना। तो एक चीज, अच्छा एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, इसमें से सरफेस फेनोमेना कौन था, और बताइए कोई, इसमें से सरफेस फेनोमेना कौन है, ठीक है चलिए। मान लीजिए ये ऊपर क्या लगा है, कॉटन है ना इसके ऊपर, है ना। अब मान लीजिए ये वाटर है, ऐसा समझ लीजिए, क्या है ये, सैनिटाइजर है, ठीक है। तो अगर इसके सैनिटाइजर मैं इस पे ऐसे लगाऊंगा तो ये क्या होगा, ये क्या हुआ, एब्जॉर्ब हो गया इसके अंदर, तो दैट इज एब्जॉर्प्शन। तो ये क्या हुआ इसके अंदर, एब्जॉर्ब हो गया, पूरा घुल गया, तो इसे क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। अब मान लीजिए, है ना, इस पे है, ठीक है। अब यदि मैं इस पे ऐसे हल्का सा ऐसे करूं तो ये क्या हुआ, एब्जॉर्ब हुआ कि एडजॉर्ब हुआ, एडी होगा ना, एडजॉर्ब हुआ, है ना, क्योंकि इसके अंदर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो ये क्या है, सरफेस फेनोमेना। देखिए सरफेस पे है ना, तो ये क्या है, सरफेस फेनोमेना। तो आपसे पूछे सरफेस फेनोमेना कौन सा है, एडजॉर्प्शन की एब्जॉर्प्शन, तो आप मत गलत करिएगा, है ना। चलिए इसको बता देते हैं, और लोगों को पढ़ाने के चक्कर में मेरा फोन खराब हो गया, ठीक है। तो वही बात लिखी है कि मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीजेस, वाटर इज एडजॉर्ब्ड एंड डिक्रीजेस द कोहेरेंस ऑफ सॉइल पार्टिकल, है ना। अच्छा अब एक चीज़ ये देख लीजिएगा कि ये टिलेज के लिए ऑप्टिमम होता है। अभी क्यों ऑप्टिमम होता है बताऊंगा। अब आता है इसके बाद प्लास्टिक कंसिस्टेंसी। प्लास्टिक कंसिस्टेंसी में क्या हुआ कि थोड़ा सा मॉइस्चर कंटेंट और बढ़ गया, है ना, सिंपली मॉइस्चर कंटेंट और बढ़ गया, तो मैक्सिमम कंप्रेशन इन द प्लास्टिक रेंज। तो प्लास्टिक कंसिस्टेंसी किस पे आती है, पडलिंग पे आती है, ये बात ध्यान रखिएगा, यही से पूछा जाएगा, अभी बताता हूँ मैं। तो प्लास्टिक कंसिस्टेंसी में आपने और ज़्यादा मॉइस्चर को बढ़ा दिया, है ना। स्टिकी कंसिस्टेंसी में क्या हुआ कि इतना आपने मॉइस्चर कर दिया, हाँ, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल व्हेन इट सीजेस टू स्टिक टू अ फॉरेन ऑब्जेक्ट। मतलब क्या हुआ, इतना ज़्यादा आपने उसमें पानी ऐड कर दिया कि किसी ऑब्जेक्ट से वो चिपक ही नहीं रही है ना, बहुत ज़्यादा पानी बढ़ा दिया, एकदम फ्लो करने लगा। एक और कंसिस्टेंसी होती है विस्कस कंसिस्टेंसी, वो जनरली बुक में नहीं मिलती है कहीं कहीं पे, है ना, अगर आप जानो तब भी। विस्कस कंसिस्टेंसी, विस्कस कंसिस्टेंसी में एकदम सॉइल बहने लगेगी, इतना पानी आपने डाल दिया। तो एक बात तो ये रही। दूसरी बात पीएफ है, इससे सबसे ज़्यादा सवाल पीएफ से आते हैं, ठीक है। तो पीएफ क्या होता है, आप नहीं, आपको पिछली क्लास में बताया था मैंने, और कोई बताए पीएफ क्या होता है। एक होता पीएच, पीएच किसने दिया था,
सोरेनसन ने दिया था। पीएफ किसने दिया था? बताओ कोई, पीएफ किसने दिया था? इसको फील्ड ने दिया था। तो पीएच क्या बताता है? हाँ, एसिडिटी या बेसिसिटी या न्यूट्रल जो भी है वो बताएगा। पीएफ क्या बताता है? मॉइस्चर तो बताएगा, लेकिन क्या, देखिए सॉइल में क्या रहता है, देखो ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण आपने पढ़ा होगा कि गुरुत्वाकर्षण सब चीज को अपनी तरफ खींचता है। तो अगर सॉइल में मॉइस्चर रहता है, आप लोग पता होगा, तो मॉइस्चर भी तो नीचे जाना चाहिए ना, उसको भी खींचना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जिस फोर्स से आपका सॉइल में पानी रिमेन रहता है उसे क्या बोलते हैं? पीएफ बोलते हैं, है ना। पीएफ का मतलब क्या हुआ कि जिस फोर्स से आपका सॉइल में पानी रुका रहता है उसे क्या बोलते हैं? पीएफ बोलते हैं, है ना। तो आप एक बात बताइए, जहां पे पानी ज्यादा होगा वहां पे ज्यादा फोर्स से रुका रहेगा कि जहां पानी कम होगा वहां ज्यादा फोर्स से रुका रहेगा? तो जहां पानी कम होगा वहां पे ज्यादा फोर्स लगाऊंगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, जहां पे स्केर्सिटी होगी, जहां पे कमी होगी, वहीं पे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। इकोनॉमिक्स में पढ़ते होंगे, है ना, एक लॉ है ना, कौन सा लॉ है, छोड़िए। तो आपका जो हार्ड एंड हार्श कंसिस्टेंसी पे पीएफ कितना होगा? ग्रेटर देन 4.5। मतलब हार्ड एंड हार्श कंसिस्टेंसी पे मॉइस्चर कितना था? कम था, तो इसीलिए उसको ज्यादा फोर्स से हेल्ड था, है ना। आपका फ्राइबल कंसिस्टेंसी पे थोड़ा सा पानी बढ़ा था, तो वहां पे क्या था? फोर्स और कम हुआ। प्लास्टिक कंसिस्टेंसी में और कम हुआ क्योंकि पानी का कंटेंट और बढ़ा। स्टिकी पे तो पूछना ही नहीं, इतना पानी हो गया कि बहुत कम ही फोर्स रह गया है। तो आपकी परीक्षा में यहाँ से पूछा क्या जाता है कि टिलेज के लिए कौन सी कंसिस्टेंसी ऑप्टिमम होती है, या टिलेज किस पे करते हैं? तो फ्राइबल कंसिस्टेंसी पे। फ्राइबल कंसिस्टेंसी का पीएफ पूछा जाता है तो आपका 2.8 से 4.5 पूछा जाता है। पडलिंग किस कंसिस्टेंसी में करते हैं? तो प्लास्टिक। क्यों करते हैं मैंने बता दिया, क्योंकि वहाँ पे पानी का कंटेंट इसमें क्या होता है? ज़्यादा होता है ना। तो एक दो क्वेश्चन ये, और ये आपका पूछा जाता है कि प्लास्टिक कंसिस्टेंसी का पीएफ कितना होता है। तो ये दो पीएफ तो आप लोग याद ही कर लीजिएगा, बाकी सारा याद है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी मैंने कंसेप्ट भी बता दिया कि इसका ज़्यादा क्यों होगा, किसका कम होगा, है ना। तो ये आप लोग लिख लीजिए। कहाँ से लिखना था, है ना। चलिए यहाँ से लिख लीजिए, बाकी अब आपकी अगली क्लास होगी, है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच।